हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको CGL के PT एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं? तो आइए करते हैं। 2015 के PT के पूछे हुए क्वेश्चंस इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे। इट इज़ फ्रॉम CGL एग्ज़ामिनेशन, दैट इज़ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2015 के, जिसमें हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। बॉबी लर्नड, ये ए नंबर जिसमें कि हमें एरर ढूंढना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट्स एट द के बाद फिर सेक्शन बी है। एज ऑफ 2 and this is the section number C and the section no error is of D। चलिए ढूंढते हैं इस क्वेश्चन में क्या एरर है और समझते हैं बिना समय वेस्ट किए। बॉबी लर्नड अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बॉबी ने अल्फ़ाबेट्स सीखे 2 साल की उम्र में। कोई बच्चा 2 साल की उम्र में अल्फ़ाबेट्स सीख रहा है, ध्यान दें। अल्फ़ाबेट सही शब्द है ए से लेकर जेड तक के कलेक्शन के लिए, लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं कहना चाहिए। अब ध्यान दें, अल्फ़ाबेट सही है, सिंगुलर में सही है, एस नहीं लगाएंगे इसमें, और इसकी मीनिंग होगी अ सेट ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। ध्यान रखें, मैं हमेशा ऐसा बताता हूँ, आप सिर्फ लेटर्स ना कहें, मीनिंगफुल लेटर्स कहें, मीनिंगफुल सिंबल्स कहें। लेटर्स सिंबल्स होते हैं। तो अर्थपूर्ण संकेतों के संग्रह को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट उसने सीखे हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स सीखे हैं। अल्फ़ाबेट एक ही होता है और एक ही अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक कलेक्शन होते हैं। तो ए से जेड तक के कलेक्शन को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ध्यान रखिए, उसको अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते। तो यहाँ पर प्लूरल लिखा गया है, हमें एस को डिलीट करना होगा। तो एरर हमारा बी नंबर पार्ट में है। क्या एरर है, क्यों है, क्या मीनिंग है, सारी चीज़ हम समझ चुके हैं। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अल्फ़ाबेट्स वर्ड भी करेक्ट है, लेकिन इसकी मीनिंग है लैंग्वेजेस। ओके, बॉबी 2 साल का बच्चा है, क्या वो कई लैंग्वेजेस सीखेगा? नहीं, बल्कि अल्फ़ाबेट सीखेगा। 2 साल का बच्चा ABCD ये सीख सकते हैं, ना कि फ्रेंच, स्पेनिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश सीखने वो बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? सो अल्फ़ाबेट मीन्स अ सेट ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल सिंबल्स। अर्थपूर्ण संकेतों के संग्रह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, और हर भाषा के अपने अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। ओके, तो अल्फ़ाबेट की मीनिंग हम समझ चुके हैं, और अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग होती है, अगर हम इसे प्लूरल बना दें तो इसकी भी मीनिंग है, बट अब ए से जेड या अल्फ़ा से ओमेगा तक की मीनिंग नहीं रहेगी। अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग होती है लैंग्वेजेस। आई नो 2 alphabets, it means I know 2 languages, namely English and Sanskrit, English and Spanish। मैं 2 भाषाओं को जानता हूँ, 2 भाषाओं की जानकारी है यानी। तो I know 2 languages, I know 2 alphabets, this is the difference। Question number next। The question is, the sum and substance, और इसमें सेक्शन नंबर ए यही पार्ट है, इसका स्लैश है हमारे पास। of this poem, section number B,
is as follows. Okay, this is the question number second, and it is the C portion, and no error portion is D. Find the error in it. The sum and substance of this poem is as follows. गौर करें, जैसे आप राइस एंड करी यूज़ करते हैं, हॉर्स एंड कैरेज यूज़ करते हैं, तो हॉर्स एंड कैरेज, एंड कंजंक्शन है, एंड से पहले हॉर्स, एंड के बाद कैरेज लिखा हुआ है. हॉर्स एंड कैरेज ये दोनों ही वर्ड्स सिंगुलर हैं. तो जब दो सिंगुलर नाउन्स किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो नॉर्मली हम उस सेट को प्लूरल समझते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी सेट हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें कि एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, फिर भी उन्हें हम सिंगुलर समझते हैं, प्लूरल नहीं. ठीक उसी तरह एक हमारे पास फ्रेज़ है सम एंड सब्सटेंस, कि इस कविता की जो भी मूलभूत बातें हैं, सम एंड सब्सटेंस मीन्स थीम, सब्जेक्ट, द सेंट्रल आइडिया, इसको हम लोग सम एंड सब्सटेंस कहते हैं. जबकि यहाँ पर सम पहला नंबर नाउन जुड़ा हुआ है, एंड सब्सटेंस जो कि सेकंड नंबर नाउन जुड़ा है एंड से. तो दो नाउन्स जुड़े हैं तो इसे प्लूरल मानना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्हें हम सिंगुलर समझते हैं. इंग्लिश के डिसिप्लिन में हमें यही सिखाई जाती है, क्योंकि सम एंड सब्सटेंस मिलकर हमें एक ही मीनिंग देती है, दैट इज़ सेंट्रल आइडिया. तो किसी एक चीज़ से जब कनेक्टेड हों दो नाउन्स, यानी कि ऐसा कहें जब दो नाउन्स किसी एक ही आइडिया को रेफ़र कर रहे हों तो दोनों नाउन्स मिल करके सिंगुलर समझे जाते हैं. तो ठीक ही यहाँ लिखा है इज़, इट मीन्स इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. हमारा आंसर होगा डी. आंसर डी. इट मीन्स इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर. समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं. ओके, द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, I watched how, number A, how the pianist ये आई है, the pianist used her left hand. Okay, और ये पोर्शन नंबर डी. समझें इसे आप. I watched how the pianist used her left hand. ये क्वेश्चन स्पेलिंग के एरर से दिया गया है, आपकी स्पेलिंग की जानकारी को टेस्ट करने के लिए. गौर करें, पियानिस्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज़ PIANIST. ये स्पेलिंग है पियानिस्ट की, दैट इज़ करेक्ट, PIANIST. बस हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसको सही करना था, लेकिन एग्जामिनेशन में सही करने के लिए नहीं कहा जाता है. सिर्फ आपको ये कहा जाता है कि किस सेक्शन में एरर है. सिर्फ आप इसे फाइंड आउट करें और अपनी आंसर शीट में लिखें. अंडरस्टूड? सो एरर हमारा सेक्शन नंबर बी में है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ. मज़ा आ रहा है तो कमेंट्स भी करते जाएं. कैसा लगता है आपको ये ज़रूर बताएं, बिकॉज आई ईगरली एंड ऑनेस्टली अवेट योर रेस्पॉन्सेस. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, थोड़ा बड़ा है. द रून्स, RUINS लिखा है. द रून्स ऑफ द स्पिलवे are a vital clue. Okay, section number 8, to the epic struggle that
unfold as generations of Khmer engineers सेक्शन नंबर बी अब आया। इसमें बहुत चीज़ सीखेंगे इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली कई चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी। विथ अ वाटर सिस्टम दैट ग्रू कॉम्प्लेक्स एंड अनरूली। बहुत सारी बातें इसमें सीखेंगे हम। दिस इज़ द सेक्शन नंबर सी एंड नो एरर पार्ट, दिस इज डी। चलिए बात करते हैं। द रून्स ऑफ द स्पिलवे आर अ वाइटल क्लू टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड as generations of Khmer engineers cope with a water system that grew complex and unruly। समझाता हूँ। रून्स मीन्स अवशेष। कोई चीज़ है और समय के दरमियान, समय के साथ साथ वो चीज़ यूं ही पड़ी रह गई, ख़राब हो गई, तो अगर हम उसे 100 साल बाद देखते हैं, 1000 साल बाद देखते हैं, तो उसके हम अवशेष पाएंगे। उस अवशेष को इंग्लिश में रून्स कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन रून्स है, ध्यान रखेंगे आप। स्पिलवे एक वर्ड आया है। स्पिलवे की मीनिंग होती है डैम में जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो उस ज़्यादा पानी को निकलने के लिए, सरप्लस वाटर को निकलने के लिए जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, उसको हम स्पिलवे कहते हैं। यानी कोई डैम है, इस क्वेश्चन में यही थीम है कि कोई डैम है और डैम में अधिक पानी है, उस अधिक पानी को निकलने का जो रास्ता है उसके अवशेष की बात हो रही है। ओके, तो रून्स वर्ड प्लूरल है, इसके लिए हमने आर लगाया है, प्लूरल वर्ब सही है। द रून्स ऑफ द स्पिलवे आर अ वाइटल क्लू, जीवंत उदाहरण है। इस डैम से अधिक पानी निकलने का जो रास्ता है, इस रास्ते का जो अवशेष हमें दिख रहा है, वो एक जीवंत उदाहरण है, एक जीवंत संकेत है हमारे पास उस संघर्ष का जो कि खमेर इंजीनियर्स के जनरेशन्स ने उस पर काम किए थे। खमेर इंजीनियर्स, बहुत सारे खमेर इंजीनियर्स ने उसमें काम किए थे, उस डैम को बनाने में, उस रास्ते का निर्माण करने में, जिससे कि अधिक पानी निकल सके। तो उस पर से पर्दा उठाता है ये अवशेष आज कि खमेर इंजीनियर्स को कितनी परेशानी हुई होगी इस रास्ते को बनाने में। तो आगे यही बात लिखी हुई है, कोप्ड विथ अ वाटर सिस्टम दैट ग्रू कॉम्प्लेक्स एंड अनरूली। कोप विथ, आप किसी सिस्टम के साथ अगर कोप विथ करते हैं, समझिएगा डिक्शनरी के लैंग्वेज को मैं बता रहा हूँ। इफ़ यू कोप विथ अ सिस्टम इट मीन्स यू डील विथ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम के साथ कोप विथ करते हैं, इसकी मीनिंग है कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ डील करते हैं, इसकी मीनिंग ये है। तो जाहिर सी बात है खमेर इंजीनियर्स को बहुत ही मेहनत लगी होगी डैम के रास्ते को बनाने में, जिससे कि अधिक पानी जब डैम में हो जाए तो वो अधिक पानी उस रास्ते से निकल सके। तो उसके जो अवशेष हैं वो आज उदाहरण बने हुए हमारे सामने कि खमेर के इंजीनियर्स को कितनी मेहनत लगी होगी उस वाटर सिस्टम के साथ डील करने में, जो वाटर सिस्टम बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था और अनरूली था। ध्यान रहे, रूल वर्ड से बना है अनरूली, RULE, रूल। रूल से हम बनाते हैं अनरूली। अनरूली एक एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ, और इसकी मीनिंग है कि अनुशासन में ना रहना, अनुशासन में ना रहना, बेतरतीब चीज़ें। ओके, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ अरेंजमेंट। तो कितनी बेतरतीब स्थिति रही होगी उस समय, जिस समय के खमेर के इंजीनियर्स को बहुत ही मेहनत लगी होगी डैम के रास्ते को बनाने में, जो डैम का रास्ता आज हमारे सामने अवशेष के रूप में यहाँ पर है। तो गौर करें, कोप्ड विथ लिखा है ना, खमेर के इंजीनियर्स ने बहुत पहले काम किया है ना, यानी V2 में लिखा है, यानी कि बात पास्ट की है। तो दैट अनफोल्डेड, जैसे यहाँ पर खमेर इंजीनियर्स कोप्ड विथ, उसी तरह से स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड, हमें अनफोल्डेड लिखना होगा। बातें पास्ट की हो रही हैं, कोप्ड, गौर कीजिए,
उसी तरह से यहाँ भी बातें पास्ट की होंगी, अनफोल्डेड, क्योंकि ये सारी बातें हम पास्ट की कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एरर, आपको इतना सोचना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। यू आर required to give an explanation, part number A, for your conduct, part number B। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी सेंस है। What happened? Without, I'm so sorry, it is within. Within 2 days of the, मैं इस शब्द को अभी नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी देर में पढ़ता हूँ। Of this letter, okay, and it is the C part, no error part, it is the T part, okay। You are required to give an explanation for your conduct within 2 days of the receipt of this letter, कि आपको जब ये पत्र मिल जाएं तो इस पत्र के मिलते ही, इस पत्र की प्राप्ति होने के ठीक 2 दिन के भीतर आपको वर्णन करना होगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, रीज़न देना होगा आपके व्यवहार के लिए, कि आपने जैसा व्यवहार किया था उस व्यवहार के लिए आपको यहाँ स्पष्टीकरण देना होगा, स्पष्टीकरण करना होगा इसका 2 दिन के भीतर पत्र की प्राप्ति के। दैट्स इट। तो पत्र की प्राप्ति, ध्यान रखें, टू ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, इसको हम रिसीट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ते। अक्सर लोग इसे रिसिप्ट पढ़ते हैं, पी साइलेंट रहता है, ओके। ये लेटर पी साइलेंट रहता है, इसे ध्यान रखें आप। रिसीट पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर रिसीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या आप जो लेटर को रिसीव करेंगे तो उसकी प्राप्ति उससे आपको दिखेगी क्या? नहीं, प्राप्ति जैसी चीज़ देखी नहीं जा सकती है। प्राप्ति का रिज़ल्ट देखा जा सकता है। ध्यान रखिए, ये ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की समझ यही है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी नहीं देख सकते, ओके। मिठास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देख सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन इसके असर को, इसके रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं कि किसी को खाने के बाद, यानी कि कोई चीज़ खाया, उसे मिठास लगी, मिठास लगने के कारण वो खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है, अच्छा लगता है, आह करता है। तो ये सब रिज़ल्ट्स हैं। कोई इंसान मर गया है, क्या उस मरे हुए व्यक्ति को हम देख सकते हैं? यस, देख सकते हैं, यानी कि वो एक कंक्रीट नाउन है, कॉमन नाउन है, डेड बॉडी। लेकिन डेड बॉडी के डेथ को देख सकते हैं क्या? नहीं। डेथ एक स्थिति है, डेथ एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन का हम परिणाम देख सकते हैं। यानी डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक स्थिति है, उस स्थिति का हम रिजल्ट्स देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं। क्या? कि एक डेड बॉडी लेटी हुई है, यही परिणाम है। उसमें कोई भी हरकत नहीं है, यानी हरकत ना होना इज़ द रिजल्ट ऑफ डेथ। अंडरस्टूड? सो वी कैन सी, वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन फील द रिजल्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माइंड इट, ये सबसे फाइनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। आपको शायद कहीं ना मिले, निश्चित तौर पर कहीं नहीं मिलेगा। ये आप जब सीखते हैं, जब सिखाते हैं, तो आप कुछ न कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये समय का प्रसाद है, सीखते चलिए, बहुत आनंद आएगा। ओके, जितने अच्छे से सीखेंगे उतना मज़ा आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। अंडरस्टूड? विद इन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, तो विद इन 2 days ऑफ द रिसीट, ये द नहीं होगा, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम जनरली द नहीं लगाते। सिंपली यहाँ कहेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट
within 2 days of receipt of this letter, within 2 days of receipt of this letter. आपने गौर किया, 2 days of receipt of this letter, this is the style. ओके, तो रिसीट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमें यहाँ द नहीं लगाना है. सो हमारा एरर सेक्शन सी में था. थैंक यू सो मच टू बी ऑन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों का. थैंक यू.